हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। कल मैंने मैटर एंड सराउंडिंग के 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। पहले 4 पार्टों में मैंने मैटर का इंट्रोडक्शन, मैटर के पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक, कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्टिविटी और मैटर की स्टेट के बारे में जाना था। आज हमारा पार्ट नंबर 5 है। इसमें हम ये जानेंगे क्या मैटर की स्टेट कन्वर्टिबल है, क्या सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड गैस में चेंज हो सकता है। तो इस चीज़ का आंसर यदि मैं आपसे पूछूं, इज द स्टेट ऑफ मैटर इज कन्वर्टिबल, क्या सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनाया जा सकता है। तो पहला मैं आपसे पूछूं यस और नो, तो आप इस चीज़ का मुझे आंसर दोगे यस, द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज। इस चीज़ को मैं आपको आपके सामने प्रूव करके दिखाता हूँ। आप लोग एक बार इमेजिन कीजिए, बोले क्या कि आपने देखा होगा घरों में कि जो आपका पानी होता है, पानी को यदि आप फ्रिज में रख दो तो पानी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आइस में। आइस यानी पानी जो था वाटर था, दैट इज इन लिक्विड स्टेट, और जैसे ही वो आइस बना तो वो कन्वर्ट हो गया किसमें, सॉलिड में। यदि अब इसी पानी को हम क्या कर दें, आग के ऊपर रख के अगर इस पानी को गर्म करें तो थोड़ी देर बाद आप ये देखोगे ये पानी स्टीम बनने लगेगा। तो इसका मतलब है पानी वही है, अब पानी कन्वर्ट हो गया स्टीम, स्टीम मतलब गैस। तो एक बात तो क्लियर है क्या कि हमारा जो लिक्विड है वो बन रहा था क्या, जब उसको फ्रिज में रखा गया तो बना था सॉलिड, और जब उसको आग के ऊपर रखा गया तो बन गया गैस। इसका मतलब द स्टेट ऑफ मैटर इज कन्वर्टिबल। सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैस, गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। मतलब हर एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि सॉलिड इज कन्वर्टिबल। तो पहला आंसर तो ये क्लियर हो गया होगा, इज द स्टेट ऑफ मैटर इज कन्वर्टिबल या इज द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड। तो यू विल से यस, द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज। ये स्टेट ऑफ मैटर क्यों चेंज होती हैं, कैसे चेंज होती हैं, इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो शुरू करते हैं आज का पार्ट नंबर 5, इज द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज। तो ये हमारा है पार्ट नंबर 5, और आज मुझे किसके बारे में पढ़ना है, आज मुझे पढ़ना है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेटों को बदल सकता है। तो आप क्या कहोगे, यस मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। अभी बताया था मैंने क्या कि ये है आपका आइस। अब जब इस आइस को मैं क्या करूं, इसका थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दूं, इसको खुले में रख दो बाहर जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो। अगर इस आइस को आप रेफ्रिजरेटर से बाहर रख दो तो ये आइस हमारा कन्वर्ट हो रहा था किसमें, सर वाटर में। आइस किस में कन्वर्ट हो रहा था, वाटर में। अगर इस वाटर का भी क्या बढ़ा दो, बोले सर इसका टेम्परेचर बढ़ा दो तो ये कन्वर्ट हो रहा है किस में, बोले सर स्टीम में। स्टीम मतलब गैस। तो जो हमारा आइस है, आइस क्या है, सॉलिड। वाटर क्या है, बोले सर लिक्विड। और हमारी स्टीम क्या है, स्टीम है गैस। तो मतलब है स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज, यानी मैटर की स्टेट को चेंज किया जा सकता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मैटर की स्टेट चेंज क्यों होती हैं और मैटर की स्टेट चेंज क्यों होती हैं। तो पहली चीज़ मैंने आपको कल बताई थी, अगर याद हो आपको, कि मैटर की 3 स्टेट हैं। बोले सर कौन कौन सी, एक होता है सॉलिड, दूसरी होती है लिक्विड, और थर्ड मैं बताया था आपको गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 स्टेट होती हैं मैटर की प्राइमरी। वैसे तो 5 होती हैं, उन 2 का नाम भी मैंने आपको बताया था। एक का नाम है प्लाज्मा और एक का नाम है बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा इज योर 4th स्टेट ऑफ मैटर एंड बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट इज योर 5th स्टेट ऑफ मैटर। अब मैं बात करने वाला हूँ, बोले सर सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड सॉलिड क्यों है, लिक्विड लिक्विड क्यों है और गैस गैस क्यों है। ये कौन चीज़ डिसाइड कर रही थी, ये डिसाइड कर रहे थे इनके पार्टिकल का अरेंजमेंट। कौन डिसाइड कर रहा था, बोले सर पार्टिकल, या फिर मैं लिख सकता हूँ क्या, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल डिपेंड ऑन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। किस पर डिपेंड कर रहे थे, बोले सर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। यदि पार्टिकल्स पास पास हैं तो वो है सॉलिड, यदि पार्टिकल का अरेंजमेंट बहुत दूर दूर है
तो वो है लिक्विड। और अगर पार्टिकल का अरेंजमेंट बहुत दूर है, मतलब एक दूसरे से इनफाइनाइट दूरी पर है, मतलब अगर उन्हें जगह मिले तो वो बहुत दूर जा सकते हैं, उनके बीच में यदि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बहुत कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो होगा गैस। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल डिसाइड कर रहे थे स्टेट ऑफ मैटर को। तो क्यों करते हैं, क्योंकि उनमें पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या हो जाता है, बदल जाता है। हो सकता है कि सॉलिड है, सॉलिड में कुछ ऐसे फैक्टर्स काम कर जाएं जिससे कि उसका जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो गैस के फॉर्म का बन जाए। गैस में भी क्या हो जाए, कुछ ऐसे फैक्टर काम कर जाएं जिससे कि उसके जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो गैस का बन जाए। लिक्विड के पार्टिकल का अरेंजमेंट किसका बन जाए, गैस का। यानी सॉलिड के पार्टिकल थोड़े से दूर हो जाएं किसी भी फैक्टर के द्वारा। ये मैं फैक्टर आपको पढ़ाऊंगा, दो फैक्टर्स होते हैं, एक टेम्परेचर और एक प्रेशर। अगर मैं सॉलिड के जो पार्टिकल हैं, पास पास पार्टिकल हैं, अगर मैं इन सॉलिड के पार्टिकल्स को क्या करूं, थोड़ा सा हीट दे दूं, हीट एनर्जी दे दूं, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ये पार्टिकल थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। अगर ये दूर दूर हो जाएंगे तो किसकी प्रॉपर्टी ले लेंगे, पर सर आप बोलोगे कि यदि पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे तो ये लिक्विड बन जाएगा, और मैं लिक्विड को थोड़ा सा हीट और दे दूं तो ये लिक्विड क्या बन जाएंगे, और दूर होकर गैस की प्रॉपर्टी ले लेंगे। इसका मतलब है कि ये डिपेंड करता है किस पे, कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, बोले क्यों करते हैं, क्योंकि कुछ फैक्टर क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए। बोले सर कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो उनका नाम मैं आपको बता रहा हूँ और उनको मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा भी। तो कौन कौन से फैक्टर हैं, पहले मैं फैक्टर्स के बारे में एक बार लिखवा देता हूँ आपको। क्यों करते हैं, क्योंकि सर कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उन फैक्टर्स का नाम है, एक है आपका टेम्परेचर और दूसरा है कौन सा, प्रेशर। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन क्लियर होगा, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन तो ये क्लियर हो गया, मैटर की स्टेट चेंज हो सकती है। सॉलिड चेंज हो सकता है लिक्विड में, लिक्विड चेंज हो सकता है गैस में। मेरा कहने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं स्टेट आर इनकन्वर्टिबल। अब दूसरा क्या है, ये स्टेट चेंज क्यों होती हैं, क्यों, क्योंकि कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो उनमें उनके पार्टिकल के अरेंजमेंट को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। हो सकता है सॉलिड के पार्टिकल का अरेंजमेंट लिक्विड के पार्टिकल के अरेंजमेंट में चेंज कर दे, लिक्विड के पार्टिकल का अरेंजमेंट सॉलिड के पार्टिकल के अरेंजमेंट, गैस के पार्टिकल के अरेंजमेंट में क्या कर दे, चेंज कर दें। तो वही हम पढ़ने वाले हैं आज, कौन कौन से दो फैक्टर्स हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्टेट। कौन कौन से फैक्टर हैं, बोले सर दो फैक्टर हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। पहले फैक्टर का नाम है क्या, टेम्परेचर, जबकि दूसरे फैक्टर का नाम क्या है, प्रेशर। एक टेम्परेचर है, एक फैक्टर है टेम्परेचर और दूसरा फैक्टर है प्रेशर। मैं दोनों को आपको क्या करवाता हूँ, रियलाइज करवाता हूँ, दोनों को आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ जिससे कि आपको एकदम से फील आ जाए कि हाँ ये दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। तो पहले आप क्या कर रहे थे, पहले आप एक चीज़ बताइए, ये सॉलिड, सॉलिड मतलब जो आपका आइस था, क्या था, आइस था। आइस का आपने क्या किया, बोले सर आइस का मैंने क्या बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया। सही बात है, आइस को यदि आप बाहर लेके आए, आइस का यदि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो आइस कन्वर्ट हो गया था किस में, लिक्विड में। आइस किस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड। लिक्विड मतलब आइस कन्वर्ट इनटू वाटर, आइस कन्वर्ट इनटू वाटर। अगर मैं वाटर को आग पर रख दूं, आग पर रखने का मतलब आप उसे हीट ही तो दे रहे हो। अगर आप उसे हीट दे रहे हो इसका मतलब है वाटर का भी आप क्या बढ़ा रहे हो, बोले सर मैं वाटर का भी टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। और ये वाटर कन्वर्ट हो रहा था किस में, बोले सर वेपर में, और वेपर इज ए फॉर्म ऑफ गैस। तो मेरा कहने का मतलब समझिए आप, अगर मैं सॉलिड का क्या करता हूँ, टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, सॉलिड का क्या कर दूँ, टेम्परेचर बढ़ा दो तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, और यदि लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दो तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, गैस में। तो पहला फैक्टर आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कौन, पहला फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। अब दूसरा फैक्टर क्या है, सर दूसरा फैक्टर है प्रेशर। अब एक बार बताइए, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, बोले क्या, कि अगर मैं पार्टिकल का अरेंजमेंट देखूं सॉलिड में, तो आप कहोगे सर पार्टिकल का अरेंजमेंट सॉलिड में ये होता, पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड। लिक्विड में मैंने आपको पढ़ाया था पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसे होता है, इससे थोड़े दूर दूर होता है, यानी इनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन लिक्विड।
तीसरा मैं देखूं, अगर इसमें मैं पार्टिकल का अरेंजमेंट देखूं तो ये अरेंजमेंट कैसा है, बहुत ही ज़्यादा दूर दूर है। मान लीजिए दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन गैस। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बोले क्या, मान लीजिए पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं गैस के। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्रेस कर रहा हूँ, मतलब मैं इस पार्टिकल को क्या कर रहा हूँ, इनको बीच में रख के प्रेस कर रहा हूँ। बताइए ये पार्टिकल पास पास आएंगे कि नहीं आएंगे। यानी मैं जैसे ही प्रेशर लगाता हूँ, इनके बीच में क्या लगाता हूँ, प्रेशर इंक्रीज करता हूँ। मान लीजिए मैं इसके बीच में क्या लगा रहा हूँ, बोले सर प्रेशर लगा रहे हो। यदि आप प्रेशर लगा रहे हो, बताइए क्या ये पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, कुछ ऐसे बन जाएंगे। और ये किसकी फॉर्म है सर, ये फॉर्म है लिक्विड की। अब मैं एक काम और करता हूँ, इस पे भी क्या करता हूँ, प्रेशर लगाता हूँ। अब मैंने और प्रेशर लगाया, बताइए अब पार्टिकल और पास पास आएंगे कि नहीं आएंगे। बोले सर और पास पास आएंगे। इसका मतलब ये और पास पास आएंगे तो किसका फॉर्म ले लेंगे, बोले सर इस तरीके का अरेंजमेंट बन जाएगा। और ये अरेंजमेंट किसका होता है, बोले सर सॉलिड का होता है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, अगर मैं गैस के पार्टिकल पर प्रेशर लगा रहा हूँ, यानी उनका प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, तो वो कन्वर्ट हो रहे हैं लिक्विड के पार्टिकल में। और लिक्विड के पार्टिकल का अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, दे आर कन्वर्टेड इनटू द पार्टिकल ऑफ सॉलिड। तो इसका मतलब है अगर मैं गैस का प्रेशर बढ़ा दूँ, क्या कर दूँ, गैस का प्रेशर बढ़ा दूँ, गैस का प्रेशर बढ़ा दूँ, गैस का प्रेशर क्या कर दूँ, बढ़ा दूँ, गैस का प्रेशर बढ़ा दो तो वो कन्वर्ट हो जाती है किस में, लिक्विड में। और लिक्विड का भी प्रेशर बढ़ा दो तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में सर, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाओ तो सॉलिड कन्वर्ट हो रहा था लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा था गैस में। यदि प्रेशर बढ़ाओ तो प्रोसेस उल्टी हो जाती है, गैस कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में और लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। आशा करते हैं ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब अगली चीज़ और लिख देते, बोले सर क्या, अगर इधर से इधर जाओ तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब प्रेशर कम हो रहा होगा, क्यों, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, एक चीज़ कर दो यहाँ से, नहीं तो फिर दो ही फैक्टर बहुत ठीक है, दो ही सही है, यहाँ से इतना ये चल दो और यहाँ से चल दो। टेम्परेचर बढ़ाओ तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, और अगर प्रेशर बढ़ाओ तो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। आशा करते हैं आपको दोनों फैक्टर्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब अगली चीज़ देखते हैं, बोले क्या, हमने अभी देखा कि स्टेट ऑफ मैटर आर कन्वर्टिबल, यानी एक स्टेट को हम दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या जब भी सॉलिड कन्वर्ट हो रहा होगा लिक्विड से तो क्या कोई इस प्रोसेस का नाम होता है, तो इन सारी प्रोसेस को हम पढ़ लेते हैं, इन प्रोसेस को एक एक वर्ड में क्या बोला जाता है। जैसे मैं बात करता हूँ पहले किसकी, बोले सॉलिड कन्वर्ट, सबसे पहले हम करेंगे सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, यानी जो हमारा आइस था, जो सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किस में, लिक्विड में, मतलब हमारा आइस क्या बन रहा था, वाटर। तो इससे बोला जाता, अब अगर हम कहें आइस वाटर बन रहा है तो आइस मेल्ट ही तो हो रहा है, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। इसे क्या बोला जाता है, मेल्टिंग। यानी द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। इसके लिए दूसरा नाम है, दिस इज आल्सो कॉल्ड फ्यूजन। इसे क्या बोलोगे, मेल्टिंग और फ्यूजन। दूसरी चीज़ क्या है, बोले सर लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस, यानी जो आपका पानी है वो वेपर बन रहा है। पानी क्या बन रहा था, वेपर बन रहा था, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया था उसे आग पर रखा था, दिस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। इसे क्या बोलोगे, वेपोराइजेशन। सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग या फ्यूजन, लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन। अब इनके लिए एक चीज़ और लिख देते हैं, बोले सर क्या, अगर मैं कहूँ गैस से सॉलिड तो इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, इसे हम नाम देंगे सब्लिमेशन। क्या नाम दोगे, सब्लिमेशन। आशा करते हैं ये सारी प्रोसेस आपको समझ में आ रही होंगी। इनके नाम जरूर याद रख लेना, इनकी डेफिनेशन याद रख लेना कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन, और द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन, एंड द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ gas into solid is called sublimation. The process of conversion of solid into gas is also called sublimation. इसे भी आप क्या बोलोगे, sublimation। क्या बोलोगे, sublimation। Gas is converted into liquid,
अब इसका उदाहरण क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, आप देखिए जब आपके बादल होते हैं, जब भी पानी बरसना होता है तो उससे पहले वेपोराइजेशन होता है, यानी जो पृथ्वी का पानी है वो कहाँ जाता है, आकाश में जाता है कि नहीं जाता है। तो इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अब जो वेपर होगा दैट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड, पानी में बदलेगा, इसे बोला जाता है कंडेंसेशन। क्या बोला जाता है, एनी गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, इसे बोला जाता है कंडेंसेशन। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और कुछ बचा, हाँ, क्या लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, लिक्विड किस में बदलेगा, सॉलिड में, दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। इसे क्या बोलोगे आप, फ्रीजिंग, क्या बोला जाता है। और इसके लिए दूसरा शब्द यूज होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। क्या हो रहा है, सॉलिडिफिकेशन। एक बार मैं इसको क्विक रिकैप करवा देता हूँ। सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, this is called a melting or fusion. Liquid is converted into solid, this is called a freezing or solidification. Liquid is converted into gas, this is called a vaporization. Gas is converted into liquid, this is called a condensation. Gas is converted into solid, sublimation. Solid is converted into gas, this is also sublimation. आशा करते हैं ये सारी प्रोसेस आपको समझ में आई होंगी। अब आपके सामने 3 डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। कितनी डेफिनेशंस, 3 डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, और तीनों डेफिनेशंस क्या हैं जरा देख लीजिए एक बार। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, तो आपने देखा कि जब हमारा पानी क्या हो रहा था, एक तो पहला चीज़ है क्या, मेल्ट मतलब जब हमारा आइस कन्वर्ट हो रहा था वाटर में। तो आइस कन्वर्ट वाटर में क्यों हो रहा होगा, मैंने बताया था 2 फैक्टर काम करते हैं, एक प्रेशर और एक टेम्परेचर। इसका मतलब आइस का टेम्परेचर बदल रहा है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर हमारा सॉलिड कन्वर्ट होने लगे लिक्विड में, या सॉलिड मेल्ट होने लगे लिक्विड में, इसे बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या लिखोगे, दी टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू start converting into liquid is called melting point. सेकंड क्वेश्चन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग मैंने बताया था जब हमारा वाटर का टेम्परेचर और बढ़ा दो तो वाटर कन्वर्ट हो रहा था वेपर में, यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर हमारा लिक्विड कन्वर्ट होने लगे गैस में, उसे बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या लिखोगे, दी टेम्परेचर एट विच liquid starts converting into gas is called boiling point. is called boiling point. अगला क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। बोले सर फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, मैंने प्रोसेस देखी, फ्रीजिंग कौन सी होती है, जब लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किस में, सॉलिड में। तो आप ऐसा लिख सकते हो, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। लिख दीजिए, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट कन्वर्टिंग into solid is called freezing point. अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक आध दो टेम्परेचर पूछते हैं, बोले ऐसा कौन सा टेम्परेचर, पर्टिकुलरली वाटर के लिए पूछते हैं। तो आप ये लिख सकते हो कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट वाटर का नहीं, क्योंकि वाटर मेल्ट नहीं होगा, आइस मेल्ट होगा। तो क्वेश्चन पूछे सर आइस का मेल्टिंग पॉइंट, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस हमारा क्या होने लगता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है। अगर पूछा जाए बॉइलिंग पॉइंट, अब बताओ बॉयल कौन होगा, आइस तो बॉयल होगा नहीं, बॉयल होगा वाटर।
तो क्वेश्चन पूछा जाए कि सर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, तो आप लिखोगे 100 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज डिग्री सेल्सियस? डिग्री सेल्सियस इज नथिंग, इट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट है, वह यूनिट है जिसमें टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। जैसे मास को मेजर किया जाता है केजी में, वैसे ही टेम्परेचर को मेजर किया जाता है डिग्री सेल्सियस में। दूसरी यूनिट होती है केल्विन, उसे मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगला है फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? सर फ्रीज कौन होगा? लिक्विड ही तो फ्रीज हो रहा था सॉलिड में, तो फ्रीज कौन होगा? वाटर होगा कि आइस होगा? बोले सर फ्रीज होगा, वाटर। तो फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा किसका पूछा जाएगा? वाटर का। और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, याद रखना। ये तीनों टेम्परेचर आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। तीनों वो तो एक ही है। आइस का फ्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। आशा करते हैं आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आगे हम चर्चा करने वाले हैं, बोले सर लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती? पहली चीज़ एक बार बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। जब आपने आइस को हीट दिया तो वह कन्वर्ट हुआ था लिक्विड में, और लिक्विड को हीट दिया तो वो कन्वर्ट हो रहा था गैस में। आई बात समझ में कि नहीं? फिर से सुनिए। जब आपने आइस को क्या दिया? हीट दिया, तो वो कन्वर्ट हुआ लिक्विड में। लिक्विड को आपने हीट दिया तो वो कन्वर्ट हुआ गैस में। इसका मतलब हीट का क्या काम है? हीट का पहला काम ये है कि वो कन्वर्ट करती है स्टेट ऑफ मैटर, यानी मैटर की स्टेट को बदल देती है। दूसरा हीट का काम क्या है? दूसरा हीट का काम है टेम्परेचर को चेंज करना, टेम्परेचर को बढ़ा देना। तो हीट के दो काम है, पहला टू इंक्रीज द टेम्परेचर, सेकंड टू चेंज द स्टेट। याद रखिए, हीट हमेशा कभी भी दो काम एक साथ नहीं करती। जब वो टेम्परेचर को बढ़ा रही होगी तब स्टेट चेंज नहीं हो रही होगी, और जब वो स्टेट को चेंज कर रही होगी तब वो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही होगी। अभी आप इस चीज़ को केवल सुनिए, अगले क्लास में इस चीज़ को आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे। अभी आप केवल इतनी बात समझ लीजिए, हीट के कितने फंक्शन होते हैं? 2। हीट एनर्जी के कितने फंक्शन होते हैं? तो आप कहोगे सर देयर आर 2 फंक्शन ऑफ हीट एनर्जी। तो हीट क्या क्या करती है? हीट के 2 फंक्शन मैं लिख रहा हूँ। हीट के 2 फंक्शन कौन से हैं? पहला फंक्शन हीट का है, बोले क्या? जैसा कि मैंने पढ़ा है, बोले चेंज स्टेट। दूसरा फंक्शन क्या है? इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज टेम्परेचर। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि वो वन थिंग एट ए टाइम, मतलब एक समय पर केवल एक ही काम करेगी। अगर जब वो टेम्परेचर बढ़ा रही होगी किसी भी स्टेट का यदि वो टेम्परेचर बढ़ा रही होगी, उस समय स्टेट चेंज नहीं हो रही होगी। यदि वो स्टेट चेंज कर रही होगी तो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही होगी। मतलब जब भी हीट स्टेट को चेंज करेगी तब टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, और जब टेम्परेचर बढ़ाएगी तब स्टेट को चेंज नहीं करेगी। इस फिगर से हम देख लेते हैं। आपको मालूम है कि एक हमारा आइस है, आइस आपको कब मिलना शुरू हो जाता है? बोले सर 0 डिग्री सेल्सियस, यानी हमारा वाटर फ्रीज होना शुरू हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस से। 0 से नीचे चलते चले जाओगे आपको आइस मिलता हुआ चला जाएगा। 0 से नीचे अगर मैं कहूँ 1 डिग्री सेल्सियस माइनस के, 0 से कम होगा माइनस के 1 डिग्री सेल्सियस, तो उस पर आपको आइस मिलेगा। माइनस के 50 डिग्री सेल्सियस पर भी क्या मिलेगा? आइस मिलेगा। तो मैं इस ग्राफ को एक बार बना देता हूँ। मान लीजिए यहाँ आप दे रहे हो हीट, क्या दे रहे हो? हीट। और यहाँ क्या चेंज हो रहा है? सर टेम्परेचर चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है। बस आप इस फिगर को अच्छे से समझ लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बोले क्या सर? समझिए मेरी इस बात को। मान लीजिए कोई आइस है, कितने डिग्री सेल्सियस पर है? बोले सर आइस का टेम्परेचर है माइनस के 50। कितने डिग्री सेल्सियस है? बोले सर माइनस के 50। जैसे ही आइस का टेम्परेचर था माइनस के 50, आपने क्या देना शुरू किया? बोले सर हीट देना शुरू किया। अब जैसे ही आप हीट दोगे टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ेगा। आपने हीट देना शुरू किया, हीट ऊपर बढ़ रही है, सॉरी हीट इधर बढ़ रही है एक्स एक्सेस पर, टेम्परेचर कहाँ बढ़ रहा है? वाई एक्सेस पर। तो आप ये देखोगे जैसे ही आप हीट दे रहे हो ये लाइन बढ़ती चली जा रही है,
ये लाइन को अगर आप देखोगे, आप पहले यहाँ थे, एक्स भी 0 था यानी हीट भी 0 थी, तो टेम्परेचर -50 था। आप यहाँ पर पहुँच गए, अगर इस पॉइंट पर देखो तो अगर ये देखोगे, बोले सर हीट के साथ में टेम्परेचर भी क्या हो गया, बढ़ गया। इस चीज़ को समझते रहना, चलते चलो, हीट दे रहे हो, टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये जो टेम्परेचर है -50 से कहाँ पे पहुँच जाएगा सर, 0 डिग्री सेल्सियस। कहाँ पहुँच जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अभी आपने एक चीज़ देखा होगा, मैंने लिखा था कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है ये हमारे आइस का कौन सा पॉइंट होता, मेल्टिंग पॉइंट। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर आइस को हीट मिल जाएगी तो वो क्या, किस में बदल जाएगा, वो वाटर में बदल जाएगा। अब मतलब अभी तक तो टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस जो कि मेल्टिंग पॉइंट है हमारे आइस का, आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से आइस हमारा क्या होगा, यहाँ से आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अब हमारा आइस होगा मेल्ट, और 0 डिग्री सेल्सियस से हमारा मेल्टिंग पॉइंट है, तो दिस इज द 0, ये पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमारा आइस मेल्ट होना शुरू हो रहा है। तो मैंने क्या बोला था, अब स्टेट चेंज हो रही है। जब स्टेट चेंज होगी तब टेम्परेचर नहीं बदलेगा, केवल हीट बढ़ती चली जाएगी। आप हीट देते चले जा रहे हो, स्टेट चेंज हो रही, मतलब आइस अभी कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वाटर में। जब तक पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जब तक पूरी स्टेट चेंज नहीं हो जाती, तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। मैंने लिखा है कि हीट है वो एक टाइम पे एक ही काम करती है, जब स्टेट को चेंज कर रही होगी तब वो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही होगी, और जब टेम्परेचर बढ़ा रही होगी तब स्टेट को चेंज नहीं कर रही होगी। तो अब यहाँ आपने देखा कि जो आपने ये हीट दी, ये हीट टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही, सिर्फ किसको चेंज कर रही है, स्टेट को चेंज कर रही है। अब जब पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये काम फिर करेगी, बोले क्या, अब ये वाटर के टेम्परेचर को बढ़ाएगी। अब आपने हीट देना शुरू किया, अब यहाँ से वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। देखो वाटर का टेम्परेचर बढ़ता गया। हीट तो आप दे ही रहे हो, साथ में वाटर का टेम्परेचर बढ़ता गया। और वाटर का टेम्परेचर जैसे ही कितना पहुँचेगा, आप बताइए कितना पहुँचेगा, जैसे ही वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुँचेगा, अब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। पूछो क्यों, क्योंकि आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस हमारे वाटर का कौन सा पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट। अब हमारा टेम्परेचर जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचेगा, अब हमारा वाटर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, किसमें, गैस में, वेपर में। यानी अब यहाँ से हमारा वाटर किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ से हमारा वाटर कन्वर्ट होगा किसमें, गैस में। ये वाटर हमारा किस में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने ये चीज़ देखी, बोले क्या, और जब तक कि हमारा पूरा वाटर किस में कन्वर्ट नहीं हो जाता, वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता, जब तक टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। फिर उसके बाद वेपर का भी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और वेपर के बाद कोई दूसरी स्टेट होती नहीं है, तो जितना भी टेम्परेचर बढ़ेगा वो वेपर का ही बढ़ेगा, वेपर हमारी एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी। तो मैंने क्या देखा यहाँ से, केवल आप इतना लॉजिक लगाइए, बोले क्या कि हीट के कितने काम है, चेंज, स्टेट को चेंज करना और टेम्परेचर को इंक्रीज करना। तो जब वो टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी तब स्टेट को चेंज नहीं करेगी, और जब वो स्टेट को चेंज करेगी तब वो टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करेगी। तो जो हीट स्टेट को चेंज कर रही है वो हीट का नाम होता है लेटेंट हीट। क्या बोलते हो, लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। व्हाई इट इज कॉल्ड हिडन, क्योंकि ये हीट मुझे दिख नहीं रही है। याद रखिए, हीट को मेजर करने वाला ही क्वांटिटी कौन है, टेम्परेचर। हम अगर कहें किसी का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो आप यही कहोगे उसके पास हीट ही नहीं है। अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आप तभी तो कहोगे कि इसके पास हीट है। हीट तो है इसके पास, लेकिन ये हीट दूसरी जगह यूज हो रही है जो कि हमें दिख नहीं रही है। कहाँ यूज हो रही है सर, वो स्टेट को चेंज कर रही है, तो इसे बोला जाता है लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट की डेफिनेशन आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बोले क्या होती है, लेटेंट हीट की डेफिनेशन होती है द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो क्या लिखोगे, दी amount of heat required to change the state of matter, इसे ही बोला जाता है लेटेंट हीट। यानी किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होगी उसे बोला जाता है लेटेंट हीट। ये भी कितने प्रकार की है सर, 2 प्रकार की। अभी आप एक चीज़ देखिए, अगर इस फिगर को आप अच्छे से समझ पा रहे होगे तो आप ये देख रहे होगे कि जो ये वाली हीट है यहाँ से यहाँ तक,
ये वाली हीट आइस को किस में कन्वर्ट कर रही थी, वाटर में। आइस जब कन्वर्ट हो रहा था वाटर में, यानी सॉलिड कन्वर्ट हो रहा था लिक्विड में, इसे बोला जाता है फ्यूजन। तो जो हीट फ्यूजन के लिए यूज हुई है उसे नहीं बोलोगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो क्या लिखोगे, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट required to convert solid into liquid is called latent heat of fusion। इसे क्या बोलोगे, latent heat of fusion। अगर मैं इस जगह की बात करूं, इस जगह आपने देखा होगा ये जो हीट है ये किस में यूज हो रही है, दैट इज हीट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द वाटर इनटू गैस, यानी वाटर को वेपर बनाने में जो हीट यूज होगी उसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्योंकि जब वाटर गैस बन रहा होगा उस प्रोसेस को बोला जाता था वेपोराइजेशन। तो क्या लिखोगे, दी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to convert liquid into gas is called latent heat of vaporization। आशा करते हैं आपको लेटेंट हीट समझ में आ गई होगी। हीट के कितने फंक्शन हैं, बोले 2 फंक्शन। कौन कौन से, एक तो टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी, दूसरा स्टेट को चेंज करेगी। जब वो टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी तब स्टेट को चेंज नहीं करेगी, जब स्टेट को चेंज करेगी तब टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करेगी। तो जो हीट स्टेट को चेंज करने में यूज हो उसे कहा जाता है लेटेंट हीट। ये भी कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। पहला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड, यानी वह हीट जो सॉलिड को लिक्विड बनाने में यूज हो उसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एंड द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस, यानी लिक्विड को गैस बनाने के लिए जितना हीट यूज हो उसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे हम चर्चा करते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे है आपका क्या, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के कुछ है ये क्वेश्चन से, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं आपको आखिरी में करवाऊंगा। लास्ट के वीडियो में सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करवाऊंगा। तो अब इनको लीव कर दीजिए। अब यही लिखा हुआ है, मैंने जो अभी आपको पढ़ाया, एक बार एनसीईआरटी को रीड करके आपको बता देते हैं क्या लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए सब लोग, बोले क्या, यहाँ से देखिए, वो नहीं पढ़ने हैं आपको, यहाँ से देखिए। क्या मैंने आपको अभी बताया था, वही मैंने बताया था आपको। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, पढ़ाया मैंने आपको, तो आपका आंसर होगा यस, मैटर कैन चेंज स्टेट। सॉलिड आइस में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। व्हाट हैपेंड इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, मैंने बताया था व्हाट हैपेंड इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। तो आप आंसर दे दोगे सर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल बदल रहा है। क्या हो रहा है, बोले सर चेंज इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। चेंज इन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के अरेंजमेंट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसीलिए हमारा सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, और ये सारी चीज़ें बन रही हैं। व्हाट हैपन टू द पार्टिकल ऑफ द मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट, हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, कैसे होता है, मैंने बताया था हाउ, क्यों होता है, मैंने आपको बताया था। 2 फैक्टर हैं, बोले कौन कौन से, 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, बोले कौन कौन से, या तो टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, या फिर कौन चेंज हो रहा होगा, या फिर प्रेशर चेंज हो रहा हो। आशा करते हैं मैंने आपको सब पढ़ा दिया, बस एक बार आपको तसल्ली हो जाए, इसलिए मैं एनसीईआरटी आपको पढ़ाता हूँ। ये 2 एक्टिविटी हैं, ये एक्टिविटी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, क्योंकि ये वही एक्टिविटी है जो मैंने आपको अभी समझाया है। मतलब जो मैंने आपको पढ़ाया है कि प्रेशर बढ़ाओ, तो हमारा गैस कन्वर्ट हो रहा था किस में,
लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा था किस में, सॉलिड में। टेम्परेचर बढ़ाओ, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा था लिक्विड में, और लिक्विड कन्वर्ट हो रहा था गैस में। तो वही वाली सारी एक्टिविटीज़ हैं ये। अब आगे मैं बात करने वाला हूँ किसके बारे में, एक बार बस इसे थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लो, बाकी वही लिखा हुआ है, इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था किसका, सॉलिड का। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, बिल्कुल बढ़ रही थी। ड्यू टू दिस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, जिसके कारण हमारे पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं बहुत स्पीड से, और उनके बीच का डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जैसे ही आपने सॉलिड को हीट दिया तो सॉलिड के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और काइनेटिक एनर्जी तो पता है कौन सी एनर्जी होती है, द एनर्जी दैट इज पजेस्ड बाय पार्टिकल फॉर इट्स मोशन। जैसे ही वो क्या करने लगेगा, मोशन करने लगेगा, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो वो दूर दूर हो जाएंगे। अब जब पार्टिकल जो पहले एकदम एक दूसरे से सटे हुए थे वो अब दूर दूर हो जाएंगे, तो वो किसका फॉर्म ले लेंगे, दे विल गेट द फॉर्म ऑफ लिक्विड। क्या बन जाएंगे, तो क्या लिखा, द पार्टिकल लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग, मूव करना शुरू कर देंगे। ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट एंड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। वही मैंने पढ़ाया, एक समय ऐसा आ जाएगा कि जो सॉलिड के पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो इतना दूर दूर हो जाएगा कि वो लिक्विड के पार्टिकल का अरेंजमेंट बन जाएगा। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट टू बिकम ए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मैंने आपको लिखवा दिया है, इसे क्या बोलते हो, मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या लिखा, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी मेल्टिंग पॉइंट किसका इंडिकेशन होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज द इंडिकेशन ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसका मतलब उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कैसा है, ज़्यादा है, क्योंकि उसे ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता है, ज़्यादा हीट की आवश्यकता है। अगर जिस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कम है, इसका मतलब है उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, उन्हें कम हीट की आवश्यकता है अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। आशा करते हैं आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। क्या लिखा आगे, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना है, 273.15 केल्विन। एक केल्विन इज आल्सो, केल्विन व्हाट इज केल्विन, दो चीज़ें होती हैं, डिग्री सेल्सियस और एक होता है केल्विन। दोनों क्या हैं, स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ, स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को मेजर करने वाली दोनों क्या है, स्केलें हैं। क्या दोनों में कुछ रिलेशन है, यस। एक मैं रिलेशन लिखवा रहा हूँ, एक और स्केल होती है जिसे बोला जाता है फ़ारेनहाइट। कौन सी स्केल है, एक है फ़ारेनहाइट, एक है सेल्सियस और एक है केल्विन। दोनों में रिलेशन, जब भी आपको कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे, मैं एक फार्मूला लिखवा रहा हूँ, बोले कैसे। आप एक काम करिए, फार्मूला लिख लीजिए, आपको बहुत काम आएगा। कौन सा, C/5 F-32/9 इज इक्वल टू K-273/5। मतलब सर ये कौन सा फार्मूला है, ये फार्मूला आपको बताएगा कि यदि आपको रिलेशन बनाना हो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में तो ये दोनों ले लेना, और जब भी आपको रिलेशन बनाना हो फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में ये दोनों रिलेशन उठा लेना, और जब भी आपको रिलेशन बताना हो किस किस के बीच में, बोले सर सेल्सियस और केल्विन, तो केवल ये दोनों ले लेना। मैं इनका आपको यूज अभी करके बताऊंगा, जब भी मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा इस वाले। अभी आप एक काम करिए, नोट्स के लिए इस फार्मूले को लिखना जरूर, क्योंकि जब मैं आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करवाऊंगा, उसका कन्वर्जन करवाऊंगा, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। बहुत ही सिंपल फार्मूला है, बहुत मतलब किसी भी टेम्परेचर को ये कन्वर्ट करके दूसरी स्केल में बता देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आगे देखते जाइए। चेंज द प्रोसेस ऑफ द मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ द सॉलिड इनटू द लिक्विड और नाउन एज द फ्यूजन भी बोलते हो, मैंने आपको पढ़ाया है। व्हेन द सॉलिड मेल्ट इट्स टेम्परेचर क्या हो जाता, सेम। देखो मैंने क्या बोला था, जब कोई भी स्टेट कन्वर्ट हो रही होगी टेम्परेचर नहीं बदलता, क्योंकि जब टेम्परेचर बदलता तब स्टेट चेंज नहीं होती। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। अब जब आपने किसी को हीट दिया, टेम्परेचर नहीं बढ़ा, तो वो हीट कहाँ गई। अब आप बता सकते हो, बहुत अच्छे से पढ़ लिया आपने, क्या वो हीट कहाँ गई, स्टेट को क्या कर रही है। आप कहोगे सर वो हीट स्टेट को क्या कर रही है, वो हीट स्टेट को चेंज कर रही है। क्या कर रही है, स्टेट को चेंज कर रही है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ द मेल्टिंग, ये आपने एक्सपेरिमेंट पूरा पढ़ा है, वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। State by overcoming the force of the attraction between the particles as the heat energy is absorbed by the ice without showing any rise in temperature। जैसे ही जब हमारा हीट एनर्जी थी, मतलब
आइस को आप हीट एनर्जी दे रहे थे तो आइस का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था, आइस कन्वर्ट हो रही थी किसमें, वाटर में, तो इसे ही बोला जाता था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यही सारी चीज़ें पूरी लिखी हैं। क्या लिखो, द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नाउन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसे क्या बोला जाता था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी वह हीट जो किसी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड बनाने में कन्वर्ट हो जाए, सॉरी सॉलिड से लिक्विड बनाने में यूज हो जाए, वो क्या कहलाती थी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो द पार्टिकल इन वाटर, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली थी। यही है, व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फास्टर, एक्सीलरेशन व्हेन द पॉइंट इज रीच व्हेन द पार्टिकल हैव इनफ टू टेक द ब्रेक द फोर्स। जो किसके साथ हो रहा था, जो हमारा सॉलिड के साथ हो रहा था, वही किसके साथ होगा, लिक्विड के साथ। आप लिक्विड को हीट दोगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, पार्टिकल और दूर दूर जाएंगे, और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि उन पार्टिकल का अरेंजमेंट जो पहले लिक्विड का अरेंजमेंट था वो कन्वर्ट हो जाएगा आप गैस के अरेंजमेंट में। तो जो सॉलिड से लिक्विड के साथ हो रहा था, जब सॉलिड कन्वर्ट हो रहा था लिक्विड में, जो प्रोसेस तब हो रही थी, वही प्रोसेस जब लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस में तब होगी। तो आशा करती है सारी प्रोसेस को आप क्या कर लोगे, पढ़ लोगे। एक है हमारा ये, इसको मैं आपको स्केल बता रहा हूँ क्या है, क्योंकि ये वाली चीज़ मैंने आपको क्या करी थी, बताई थी। सॉलिड को अगर क्या करो, टेम्परेचर बढ़ाओ, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाओ, हीट, ऐसे ही उल्टा कर दो। अगर गैस का टेम्परेचर कम करो तो लिक्विड, और लिक्विड का टेम्परेचर कम करो तो सॉलिड। टेम्परेचर बढ़ाओ तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, टेम्परेचर कम करो तो गैस से लिक्विड, और लिक्विड से सॉलिड। बी मूव दैट द स्टेट ऑफ द मैटर कैन बी चेंज अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। बिल्कुल, अभी मैंने पढ़ा, टेम्परेचर को चेंज करने पर हम मैटर की स्टेट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब दूसरा क्या था, बोले सर प्रेशर, मैंने आपको दूसरा वाला भी क्या पढ़ा दिया, मैंने आपको दूसरा वाला भी फैक्टर पढ़ा दिया है। इसे भी क्या कर लोगे, ये वाली एक्टिविटी को भी आपको पढ़ना ही आपका होमवर्क है। ये होमवर्क इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आप गए और जाके रख लिया, इसके बाद इसको पढ़ के देखना, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने यही एक्टिविटी से सारी चीज़ें आपको बताई हैं। तो अब आपको केवल है कि अब आप इतना तो सीख गए होगे कि कहीं ना कहीं जैसे भी लेक्चर आप लो तो उसमें एनसीईआरटी में उस चीज़ को अप्लाई कैसे करो। वैसे तो मैं आपको एनसीईआरटी की एक लाइन करवा ही रहा हूँ, केवल वही चीज़ मैं अभी आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ जो मैं पहले बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। तो इतना तो आपका भी है, कर्तव्य बनता करिए। ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग लिक्विड इज कॉल्ड, इसे बोला था सब्लिमेशन, एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ इज आल्सो इट इज कॉल्ड डिपोजिशन। चेंजिंग द लिक्विड इज कॉल्ड गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इट इज आल्सो कॉल्ड डिपोजिशन। मतलब सब्लिमेशन भी बोला जाता था और डिपोजिशन भी बोला जाता था। एक मैंने यहाँ पे दो चीज़ें बताई थी आपको, क्या, यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, ये जब मैंने बनाया था कि जब सॉलिड से गैस बन रही थी तो दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अगर गैस से सॉलिड मिले इसे भी सब्लिमेशन बोलते हो और इसे डिपोजिशन भी बोलते हो। क्या बोलोगे, दिस इज आल्सो कॉल्ड डिपोजिशन। ये भी क्या होता है, डिपोजिशन। तो दोनों बोल सकते हो इस चीज़ को, एक बार इसको लिख लेना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। दूसरा कौन सा है, वही प्रेशर वाला है, ये दोनों बोल दी गई हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेशर। तो मैंने आपको बताया था जब आप लिक्विड का प्रेशर गैस का प्रेशर बढ़ा दोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, और लिक्विड का प्रेशर बढ़ा दोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सॉलिड में। इसी प्रकार यदि सॉलिड का प्रेशर कम कर दो तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, लिक्विड का प्रेशर कम कर दो तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गैस में। ये दोनों फैक्टर्स हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये पूरा वाला फिगर मैं आपको पहले अभी समझा चुका हूँ। तो आशा करते हैं बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आगे क्या है, कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको दिए गए हैं, अब इसमें क्या करना है, इनको एक बार मैं सॉल्व कर लेता हूँ। बोले क्या लिखा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर। मुझे क्या किस में कन्वर्ट करना, बोले सर सेल्सियस में। क्या दिया गया, बोले सर केल्विन दिया गया। क्या दिया गया है, केल्विन। तो मैंने अभी आपको एक स्केल लिखवाई होती है थी अभी, अगर आपको ध्यान हो तो। बोले कौन सी स्टेट, सॉरी स्केल, C/5 F-32/9 K-273/5, ये वाली स्केल है। अभी मुझसे पूछा जा रहा है किन किन के बीच में रिलेशन, अभी मुझसे पूछा जा रहा है किस किस के बीच में रिलेशन, मेरे से पूछा जा रहा है अभी जो रिलेशन है वो पूछा जा रहा है सेल्सियस और केल्विन के बीच में, सेल्सियस और केल्विन के बीच में। तो केवल मैं इन दोनों स्केल को उठा लूँगा, तो C/5 दैट इज इक्वल टू K-273/5। अब मैं केवल इस फार्मूले का यूज करूँगा क्योंकि मुझे किस में बताना है। अब अगर इसको करोगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो C इज इक्वल टू K-273
3। सही बात है, मुझे किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में ही कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, C इज इक्वल टू K माइनस 273। तो पहले K की वैल्यू कितनी दी गई, बोले सर 300 माइनस 273। तो C बराबर कितना बता सकते हो, बोले सर 27। तो C हमारा कितना आ जाएगा, बोले सर 27 डिग्री सेल्सियस। अब ऐसे कर दो 573। अब C इज इक्वल टू K माइनस 273। अब मैं K की जगह कितना रखूँगा, 573 माइनस 273। तो यहाँ से C की वैल्यू कितने आने वाली है, बोले सर 300 डिग्री सेल्सियस। आशा करते हैं ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब मैं अगर आपसे एक चीज़ पूछूं, बोले क्या लिखा हुआ आगे, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर 250 डिग्री सेल्सियस। मैंने बताया था पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या बनने लगता है, वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। उसका बॉइलिंग पॉइंट है कि नहीं, तो 100 से ऊपर जाइए। तो यदि 100 डिग्री से ऊपर जाओगे, 100 डिग्री से ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पे वेपर ही मिलना है। पानी किस फॉर्म में मिलेगा, तो आप आंसर लिख दोगे सर वेपर में। किस में मिलेगा, बोले सर पानी आपको मिलेगा वेपर स्टेट में। सही बात। अगर 100 से नीचे रहोगे तो आपको किस में मिलेगा, लिक्विड में। सिर्फ कहाँ तक, बोले सर 0 डिग्री तक। 0 से नीचे जाओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आइस में। ये स्केल आप बना सकते हो, 0 और 100 के बीच में लिक्विड, 100 से ऊपर वेपर, 0 से नीचे आइस। अगर आपसे पूछा जाए 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारा पानी कन्वर्ट हो रहा था वेपर में। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी हमारा पानी भी रह सकता है और वेपर भी रह सकता है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिस पर पानी का लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट को एग्जिस्ट करती हैं। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है किसमें, गैस में। और तब तक पूरा पानी गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक उसका टेम्परेचर 100 ही रहता है। इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, को एग्जिस्ट होगा। यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या क्या, बोले सर वाटर भी और वेपर भी, कोई भी स्टेट हो सकती है, मे बी वाटर और वेपर। बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, याद रखिए। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता, क्योंकि जो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी कन्वर्ट हो, वो एनर्जी स्टेट को चेंज कर रही है, वो एनर्जी उनके बीच का बॉन्ड को तोड़ रही है, उनके बीच के अट्रैक्शन को क्या कर रही है, कम कर रही है। यानी क्या लिखोगे, दी अमाउंट ऑफ एनर्जी used, the amount of energy given is used in increasing the kinetic energy। जो हमने अमाउंट ऑफ एनर्जी दी है वो काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तभी तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। यानी जो हमने एनर्जी दी वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। यानी जो काइनेटिक एनर्जी के कारण सॉलिड के पार्टिकल दूर दूर होकर लिक्विड के पार्टिकल बन रहे हैं, लिक्विड के पार्टिकल दूर दूर होकर गैस के पार्टिकल बन रहे हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब इन्होंने कहा सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई ए एटमॉस्फेरिक गैस। अगर मुझे गैस को क्या करना है, लिक्विफाई करना है, तो अगर मैं आपसे कहूँ आपके पास क्या है, यहीं पे मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। बोले क्या आपको क्या करना है, बोले सर गैस को क्या करना है, लिक्विफाई करना है। यानी सीधी बात है, गैस को लिक्विड बनाना है। तो मैंने बताया था 2 काम करो। बोले कौन कौन से काम करें, अगर गैस को लिक्विड बनाना है तो क्या इंक्रीज कर दो, प्रेशर इंक्रीज कर दो, सॉरी प्रेशर को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। तो पहला फैक्टर क्या लिख सकते हो, बोले इंक्रीज प्रेशर। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे लिख दो डिक्रीज टेम्परेचर। यानी प्रेशर को क्या कर दो, बढ़ा दो, और टेम्परेचर को क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। तो क्या लिखोगे, बोले सर डिक्रीज टेम्परेचर। आशा करते हैं आपको चारों क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ये वाला फार्मूला जरूर याद रख लेना। ये सारे आंसर हो गए हमारे। यहाँ तक की बात थी, हमने ये चीज़ आज आपको पढ़ा दी कि मैटर की स्टेट क्या कन्वर्टिबल है, क्या मैटर की स्टेट चेंज हो सकती हैं। तो आप कहोगे यस, द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज। कौन कौन से 2 फैक्टर हैं,
बोले सर एक फैक्टर है टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर है प्रेशर। फिर मैंने बताया था क्या बताया था आपको कि जो हीट है, हीट के दो फंक्शन होते हैं, एक तो टेम्परेचर को इंक्रीज करना, दूसरा स्टेट को चेंज करना। जब वो टेम्परेचर को बढ़ाएगी तब स्टेट को चेंज नहीं करेगी, और जब स्टेट को चेंज करेगी तब टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, क्योंकि जो एनर्जी आप दे रहे थे, स्टेट जब चेंज हो रही थी वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी काइनेटिक एनर्जी में। सॉलिड कन्वर्ट हो रहा था लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा था गैस में। आशा करते हैं आज का सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम जो चर्चा करेंगे कल हमारा होगा वो होगा दैट विल बी योर एवापोरेशन। एवापोरेशन के साथ हम जो बचे हुए इन टेक्स्ट क्वेश्चन या जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। यानी कल वाले लेक्चर में आपका ये चैप्टर 100% क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो आशा करते हैं आज के ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और एक काम और करिएगा कि जो भी ये लेक्चर के नोट्स यदि आपको चाहिए हो या आपने बनाए हो, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप ये नोट्स को खुद ही बनाया करो। जैसे मैं यहाँ पढ़ाता जाता हूँ मेरे साथ नोट्स बनाया करो। और बाय द वे आप नहीं बना पा रहे हो, कोई भी समस्या आ रही है तो इस बार कोड को क्या कर लीजिए, सॉरी इस QR कोड को क्या कर लीजिए, स्कैन कर लीजिए, जिससे नोट्स आपके पास में आ जाएंगे। आशा करते हैं आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।